अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम के इस सत्र में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, अभिनंदन है। उत्तराखंड के दो दिग्गज हमारे बीच में हैं, आदरणीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री, और दोनों केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो केंद्र देहरादून से लेकर दिल्ली तक इनका अनुभव राजनीति का, राजनीतिक मुद्दों का, राजनीतिक तिकड़मों का, हर चीज का है। तो इनसे बड़ी सार्थक अच्छी चर्चा होगी। एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह से के पास हम लोग बैठे थे तो उनको संबोधित किया गया भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो वीपी सिंह बोले कि सब कुछ हट जाता है, ये भूत नहीं हटता है। तो हमारे बीच दो भूतपूर्व है, लेकिन ये भूत नहीं है, ये वर्तमान है, भारतीय राजनीति के वर्तमान है, उत्तराखंड की राजनीति के वर्तमान है। और चूंकि दोनों ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए हमारा सत्र भी उत्तराखंड को लेकर के है, उत्तराखंड के विकास को लेकर के, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के सामने जो चुनौतियां हैं उनको लेकर के है। और उत्तराखंड आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस आंदोलन में भी इन दोनों महानुभावों की भागीदारी थी। और मेरा चूंकि दोनों से ही मैत्री भाव रहा है, इसलिए थोड़ा मजा आएगा। तो शुरू में करता हूं, रावत जी पहले आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि उम्र में आप वरिष्ठ हैं। उत्तराखंड जब बना, बहुत उम्मीदों के साथ ये राज्य बना और 20 साल हो गए, और एक सपना था उत्तराखंड बनाए जाने का। तो क्या वो सपना पूरा हो गया या अभी बाकी है उसमें बहुत कुछ करना? और निशंक जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्न के उत्तर तक आने से पहले मैं आपको और अमर उजाला को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आप संवाद के एक वास्तविक संवाद, जिसमें आप बहुत नामचीन हस्तियों को बुलाते हैं और उनके विचार, उनकी कार्यगाथा सुनने और जानने का अवसर आप हमारे लोगों को देते हैं। क्योंकि संवाद निश्चित तौर पर बिना सरकार के कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो पिछली बार हमको लगा कि सरकार का सरकारी एक पक्ष है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपने विचलन किया है। तो मुझको बुला करके एक शुरुआत की है, ताकि आपने विपक्ष को भी संवाद का हिस्सा बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ये चलन आप कायम रखेंगे, क्योंकि बिना पक्ष और विपक्ष के कोई भी लोकतांत्रिक जीवन पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जीवन हो या राज्य का लोकतांत्रिक जीवन हो। अब मैं आपकी बात पर आता हूं कि क्या उत्तराखंड के सपने पूरे हुए, जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य बनाए। आप भी मुख्यमंत्री रहे। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। सपने तो पूरे होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो राष्ट्र के रूप में हो, राष्ट्रीय नेता के रूप में हो या प्रांतीय नेता के रूप में हो, संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए। मगर क्या हम उस सोच की तरफ, उस सपने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ये सवाल है। मैं आपसे कहूंगा कि हमने शुरुआत बड़ी शानदार तरीके से किया, आगाज हमारा बड़ा शानदार था, लेकिन हमने कुछ बुनियादी चीजें जो इस राज्य के निर्माण के कारक थे, उन कारकों को जल्दी भुला दिया। वो कारक हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए थे कि आगे किस तरीके से हम चले, राज्य को किस तरीके से लेकर के चले। हम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की कॉपी होने लगे। 2014 में हमने एक प्रयास किया और एक शब्द हमने उसके लिए कॉइन अप किया, उत्तराखंडियत, ताकि उत्तराखंड किस सोच की तरफ बढ़ना चाहिए, उस सोच को हमने एक नाम दिया, उत्तराखंडियत का। और मुझे अफसोस है इस बात का कि 2017 के बाद उत्तराखंडियत की तरफ वो बढ़ते हुए कदम रुक गए, और हम फिर से उसी कॉपी बुक फैशन में, जो उत्तर प्रदेश से इनहेरिट किया था हमने,
या हमने दूसरे राज्यों से इनहेरिट किया था, हम उस रास्ते पर उसी बढ़ने तरह चलेंगे। बढ़- अब मैं निशंक जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में था तो आप मंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह जी की सरकार में, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। अभी रावत जी ने कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जिन सपनों को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे वो विराम लग गया 2017 के बाद। और 2017 के बाद क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, तो आपका क्या कहना, उत्तराखंड अपने जिस लक्ष्य को लेकर बना था उसकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ा है, या अभी कमी कुछ रह गई है, या जो रावत जी कह रहे हैं उसमें भी कुछ सच्चाई है? पहले तो मैं आपको और अमर उजाला परिवार को बहुत सारी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। मुझे याद आता है कि उत्तराखंड के आंदोलन में अमर उजाला का एक एक शब्द, एक एक पेज, एक एक लेख उत्तराखंड के निर्माण से जुड़ा रहा है। और उस संघर्ष में ये अमर उजाला साथ साथ हमारे साथ जीते जागते रूप में जी साथ रहा है। और आज भी अमर उजाला यदि उस राज्य की बेहतरी के लिए निरंतर संवाद करने की बात कर रहा है, ये आयोजन कर रहा है समय समय पर, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अमर उजाला बधाई का पात्र है, धन्यवाद। पूरा परिवार। आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड का जब आंदोलन चल रहा था तो स्वाभाविक ही है कि तब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था कि उसको लगता ही नहीं था कि उत्तराखंड की क्या परिस्थितियां हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने बड़े राज्य के जो है वो कमिश्नर के नाम तक याद नहीं रख पाते। तो छोटी इकाई का हमारी पार्टी का जो लक्ष्य था कि अलग राज्य होना चाहिए, मैं इस परिप्रेक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत याद करता हूँ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड के लोगों की सम्मान किया है और उनके पक्ष में, क्योंकि ये वीरों की धरती है, ये निर्माण की शाला है और ये अद्भुत राज्य है, भारत की संस्कृति का प्राण है। तमाम बिंदुओं को देखते हुए इस राज्य के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए जी ये उन्होंने हमको राज्य दिया। जी तो स्वाभाविक है कि उनके सपनों का राज्य और जो आंदोलनकारी जो थे हमारे, उनके सपनों का राज्य कैसे बनना है। पहली बात तो राज्य बन गया। अब वो राज्य बन गया है तो जैसे हमारे बड़े भाई, क्योंकि हरीश रावत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और जमीन से जुड़े हैं और तमाम प्रकार के संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, मैं इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त हूँ कि तब और अब जमीन और आसमान का अंतर है। हमने उत्तराखंड को भी देखा है और हम इस राज्य को भी देख रहे हैं। यदि 2000 से पहले का उत्तराखंड देखेंगे और आज 2024 का उत्तराखंड देखेंगे तो मैं कह सकता हूं आंकड़ों के साथ, प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ कि जितने भी राज्य बने हैं और देश में जितने भी नवोदित राज्य हुए हैं, सबसे कम समय में अवस्थापनाओं के विकास का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, औद्योगिक का हो, तमाम क्षेत्र में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने बहुत कम समय में श्रेष्ठ प्रगतियों को हासिल किया है। मतलब कुल मिलाकर जो उसका जो लक्ष्य है उस तरफ बढ़ रहा है, आपका कहना नहीं, है? लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्य दिए विकास हमेशा निरंतर एक प्रक्रिया है। हाँ, कोई तेजी से दौड़ता है, कोई धीरे चलता है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, हर सरकार का अपना स्वभाव होता है। लेकिन यदि देखेंगे तो उस समय जो 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों राज्यों में भी उत्तराखंड ने तमाम बिंदुओं को लेकर के अपनी श्रेष्ठता अर्जित की है। हमारा ये राज्य है, हमको मॉडल स्टेट बनाना है, इसमें क्षमता है, उस दिशा में हम सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तो मुझे भरोसा है कि सभी लोग मिलकर के इस राज्य को देश का एक मॉडल स्टेट बना सकते। अच्छा, एक प्रश्न मैं दोनों लोगों से करता हूं। जैसे आपने कहा कि 2000 के पहले का उत्तराखंड और उसके बाद 2000 के पहले के उत्तराखंड में BHEL, IDPL, ONGC, आपका क्या कहते हैं टिहरी डैम प्रोजेक्ट, आपका जो है HMT फैक्ट्री नैनीताल वाली, बहुत सारे बड़े बड़े उपक्रम आ गए थे।
किसी उत्तराखंड में। 2000 उत्तराखंड बनने के बाद कोई ऐसा बड़ा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको माना जाए कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड को मिला? आप भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी मुख्यमंत्री रहे, बताइए। आप मुझसे पूछना, पहले आप बताइए, मुझसे पूछिए। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी आपने अभी चर्चा की, IDPL है, BHEL है, अच्छा, ये HEL है, ये बहुत पहले के प्रोजेक्ट है तो पहले, अब मैं कह रहा हूं आप, जी जी, लेकिन उसकी आर्थिक संवेदना में यदि तब और अब की समीक्षा करेंगे आप, तो जो औद्योगिक प्रगति राज्य बनने के बाद इस राज्य की हुई है, वो देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इसका सामना भी, मुकाबला भी कर सकता है। नंबर एक, तो वो जनसंख्या और उसके अनुपात में ये राज्य इसलिए बढ़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने औद्योगिक हमको पैकेज दिया, हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया। देश के अंदर राज्य बनने में ये पहला राज्य है जिसको राज्य बनने के साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा मिला और औद्योगिक पैकेज मिला। और इस अवसर पर मैं नारायण दत्त तिवारी जी को बेहद याद करना चाहता हूं। इसलिए कि आप भी पार्टी में आ गए थे? नहीं, आप पार्टी छोड़ दीजिए। आप ये समय, आप तो पत्रकार के नाते बोले, पार्टी के नाते मत बोले। और ये और हम भी पार्टी के नाते नहीं बैठे हुए हैं। इस समय हम विशुद्ध चर्चा के लिए बैठे हैं, इस राज्य की हितों की रक्षा के लिए बैठे हुए। हम कैसे करके इस राज्य को बेहतर बना सकते हैं, हम सब लोगों को मिलकर बना लें। राज्य हम सबका है, तो उनको मैं इसलिए याद कर रहा हूं, वो अपने ढंग के विजनरी थे। ये जो औद्योगिक विकास में जिस तरीके से उन्होंने पहल की, तो आज हमारा हरिद्वार का, आपने कभी हरिद्वार देखा? वो जो औद्योगिक परिसर है सिडकुल वाला, हाँ। मुझे याद आता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी जब उसको देखने के लिए आए थे, और आने के बाद उन्होंने देखा हरिद्वार का सिडकुल, और फिर बाद में राजभवन में जब हम लोग भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि डॉक्टर निशंक, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी पहाड़ी राज्य में ऐसा औद्योगिक परिसर भी हो सकता है। राउत जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, क्योंकि बहुत सारे जी, ये तो बिल्कुल यथार्थ है कि एक पॉलिसी बनी टैक्स हॉलिडे स्कीम की, जिसके अंदर जो हम विशेष राज्य का दर्जा लिए हुए राज्य थे, चाहे हम थे, हिमाचल है, हमको औद्योगिकरण का बड़ा फायदा मिला। और हमारा सौभाग्य था कि नारायण दत्त तिवारी जैसे विजनरी हमारे मुख्यमंत्री थे, और उनके समय में सिडकुलों की स्थापना हुई, औद्योगिकरण हुआ। होना ये चाहिए था कि हम वहां से इस औद्योगिकरण को उत्तराखंड के आम जनमानस के साथ, जो है फार फ्लंग एरियाज के साथ, विलेज गांवों के साथ जोड़ते, हम वो जुड़ाव पैदा नहीं कर पाए। आज उसी का परिणाम है कि हमारे राज्य के अंदर पलायन सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर निशंक भी इस सत्य से इनकार नहीं करेंगे कि उत्तराखंड के सामने यदि किसी से भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो कोई भी मुख्यमंत्री कहेगा कि बढ़ते हुए पलायन को रोकना मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने सिडकुल आदि के बावजूद जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जैसी संस्था ने ये कहा है कि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की वृद्धि दर 9.5% से ऊपर है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है बेरोजगारी की वृद्धि दर। तो दूसरा यार्डस्टिक, एक तो पलायन रुकना चाहिए था, दूसरा यार्डस्टिक जो है बेरोजगारी कम आनी चाहिए थी, वो नीचे आना चाहिए था उसका इंडेक्स, और तीसरा पर कैपिटा इनकम। आज ये सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड में इस समय पिछले 7 वर्षों के अंदर 12,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि हो रही है। आप अंदाज लगाइए, एक तरफ आसमान की तरफ बढ़ती हुई महंगाई, और दूसरी तरफ औसत आय में वृद्धि उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति की जो है वो 12,000 रुपये की हो रही है सालाना, जो है एक बड़ा भारी मिसमैच है। इस मिसमैच को एक सेकेंड देखिए, 2013-14 में 71,000 थी प्रति व्यक्ति औसत आय। उसको 2017-18 में वो औसत आय
बढ़ करके 1,73,000 पहुंची। और आज 7.5 साल के बाद वो आय फिर से ठहर गई है, वो आय फिर से ठहर गई है। इन वर्षों के अंदर इसमें केवल 50,000 की वृद्धि हुई है। जैसे सालाना वृद्धि जो है 50,000 आपने की, 50,000 का औसत आ रहा है। आपने रोजगार, तो ये जो वृद्धि है, टोटल वृद्धि 7.5 साल के अंदर जो है, वो वृद्धि जो है अस्वीकार्य है। तीनों मापदंडों में, प्रति व्यक्ति औसत आय के मापदंड में, रोजगार के मापदंड में और पलायन को रोकने के मापदंड में हम ये समझेंगे कि हम अपने प्रारंभिक जो हमारा चरण था, जो प्रारंभिक उछाल था, उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाए। और मैं आज भी कहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर हम संसाधनों का ठीक तरीके से नियोजन करें तो हम इन संसाधनों के बल पर जो है 5 साल के अंदर पर कैपिटा इनकम को तिगुना कर सकते हैं, लगभग तिगुना कर सकते हैं। और वो तिगुना हमको करना चाहिए, तब हमारे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, तब हम उस लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे जिस लक्ष्य के लेकर के राज्य निर्माण हुआ, जिसके लिए शहीद हुए और जिसके लिए हम लोग भी जो है, जो राजनीतिक दल थे, ये इनकी पार्टी जरा सा पहले आ गई, हमारी पार्टी जरा सा बाद में सम्मिलित हुई, हम भी जो है राज्य आंदोलन में सम्मिलित हुए। लेकिन तो वो लक्ष्य पूरा करने के लिए ये जो मिसमैच है दोनों चीजों के बीच में, ये मिसमैच हमको दूर करना पड़ेगा। नहीं, वो तो आपकी बात जगह ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बात आपने अभी कही वो शायद उत्तराखंड की जनता को आप 2022 में नहीं समझा पाए। और 2022 में जबकि उत्तराखंड में रिवाज रहा सरकार बदलने का, आपकी सरकार नहीं आ पाई और निशंक जी की पार्टी की सरकार आ गई, तो जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि चुनाव के दिनों में मैंने लोगों से कहा कि हमारे पास वो रोड मैप है, जिस रोड मैप के आधार पर हम 5 साल के अंदर प्रत्येक उत्तराखंडी की, कम से कम प्रत्येक उत्तराखंडी की, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, प्रत्येक उत्तराखंडी की आय को, न्यूनतम आय को 5 लाख तक पहुंचाएंगे और अधिकतम आय हमने कहा 7.5-8 लाख के करीब होगी। कुछ क्षेत्रों के अंदर जहां ग्रोथ तीव्र है, उन क्षेत्रों के अंदर ये आय और बढ़ेगी करके। लेकिन हम नहीं समझा पाए क्योंकि देश उस समय केवल एक ही संगीत सुन रहा था, मोदी 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 का। तो उस संगीत में हमारी जो वास्तविकता के धरातल वाली पुकार थी या हमारी बातें थी, वो लोगों तक नहीं। उत्तराखंड में तो वो संगीत लोकसभा चुनाव में भी चला। उत्तराखंड में तो लोकसभा चुनाव में संगीत चला, उत्तर प्रदेश में नहीं चला, लेकिन उत्तराखंड में चला। 5 की 5 सीटें बीजेपी जीती। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूं कि देश तो कहीं ना कहीं इसके लिए देश में बदलाव आ रहा है। 2024 में देश धीरे धीरे करवट बदलने लगा, महाराष्ट्र से, बंगाल से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से। लेकिन जरा सा हम दूर थे, हम 400 के पार के ख्वाबों में रह गए और उसी में जो है भटक करके रह गए। तो इसलिए हम हार गए। लेकिन अब उस हार को चर्चा आगे के लिए वास्तविकता के धरातल पर लोगों को लाने के लिए राजनीतिक दल के रूप में हमको एक भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे। मैं चर्चा में निशंक जी को लाना चाहूंगा। निशंक जी, ऐसे बताइए, बड़ी चर्चा चलती है डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और केंद्र में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और एक प्रश्न मेरे मन में कौनता है कि डबल इंजन की सरकार, आमतौर पर आप वही कहेंगे बहुत फायदा होता है, लेकिन क्या जब केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार हो और राज्य में भी हो, तो राज्य सरकारों को जरा बोल्ड डिसीजन लेने में कुछ दिक्कत आती है? क्योंकि कई बार केंद्र का दबाव होता है, ये मत करिए, वो मत करिए। अगर विपक्ष की सरकार हो तो आप लड़ सकते हैं, उससे बोल सकते हैं। तो जो बोल्ड फैसले लिए जाने चाहिए, वो दिक्कत आती है डबल इंजन की सरकार में। मुझे लगता है कि हरीश रावत जी की इस बात से तो मैं हमेशा सहमत हूं, या ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि किसी भी राज्य के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। सरकार ये आए, भी आए, इनकी आए, उनकी आए, किसी की आए, लेकिन विभिन्न विभागों का जो रास्ता है और टारगेट है, उस निश्चित होना चाहिए। हमारी इस राज्य की संभावनाएं क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा उस टारगेट पर पहुंचने का रास्ता क्या है और उसमें संसाधन क्या है। ये किसी भी राज्य को के लिए जरूरी है
कि ये हो, फिर सरकार चाहे कोई भी क्यों ना आए, वो उसी रास्ते पर सबको चलना है ताकि राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाना है। और मुझे लगता है कि ये बंद ही होना ही चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष की क्या बात। और जहां तक गीत संगीत का बात है, अभी तो देश में नहीं दुनिया में भी मोदी का संगीत चल रहा है, बहुत दूर तक चल रहा है। ये संगीत अभी रुकने वाला भी नहीं है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये संगीत में जो झंकार है वो भारत की है, पाश्चात्य नहीं है। ये संगीत थिरकने केवल पैदा नहीं करता, ये उसमें जीवंतता भी देता है। अब जो आपने चर्चा की कि डबल इंजन की सरकार की बात है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या होता है, बड़े शौक है लोगों को, पलायन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस राज्य की परिस्थितियां क्या हैं? ये राज्य कैसा है? इसका रास्ता क्या है? यदि किसी के हाथ में उसकी बागडोर हो तो उसको क्या टारगेट है कि क्या करना है? सबसे पहले देखना चाहिए हम लोगों को इस राज्य की परिस्थितियां क्या हैं। आपको मालूम है कि इस राज्य की 70% वन क्षेत्र है। इस राज्य में केवल 30% ही जी भूमि है जिसमें मकान है, दुकान है, शहर है, गांव है। अभी यदि मुंबई, दिल्ली, मेरठ और जो यदि 10 बड़े शहरों को हिंदुस्तान के देखने और वो केवल हमारे जो उत्तराखंड के लोग वहां बसे हुए हैं उनको केवल इतना आह्वान हो जाए कि उत्तराखंड में आ जाएं, तो उनको मकान बनाने के लिए एक जगह तक नहीं मिलेगी, एक जगह नहीं मिलेगी। मैंने अध्ययन क्या बोल रहा हूं, आंकड़ों के साथ बताऊंगा, तथ्यों के साथ। आपकी बात को कौन, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास केवल 30% है, अब हमको उस पर नियोजन करना है। क्या हमारी प्राथमिकता है? जैसे हमारे पास 4 धाम, हमारा जो धार्मिक पर्यटन है वो काफी अच्छा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक यदि देखेंगे तो वो हमारी आर्थिकी का हमारा जो पर्यटन है, लेकिन पर्यटन को और धार्मिक पर्यटन को दोनों को जोड़ नहीं सकते हम। पर्यटक आए, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास बेशुमार सौंदर्य भरी हजारों स्थान है। स्विट्जरलैंड भी इसमें बोना पड़ता है, ऐसा मेरा उत्तराखंड है, स्विट्जरलैंड भी बोना पड़ता है। उसका नियोजन हम किस रूप में कर सकते हैं, हर हाथ को काम दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का जो मानस है वो है प्रतिभाओं का इधर निर्यात होता है साहब। प्रतिभाओं का आयात नहीं है, यहाँ निर्यात है, ये पूरी दुनिया में है। हाँ। इधर जाता है कोई प्रतिभाशाली है, जबरदस्ती गांव में कैसे रोक सकते हो तुम उसको? आज दुनिया में राज कर रहे हो। आज कौन देश है ऐसा जहां उत्तराखंड का निवासी ना हो? हर देश में है और अच्छे स्थान पर है। लेकिन वो हमारी रगों में खून बहता है कि हम देश के लिए औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति यहाँ सेना में भर्ती होकर राष्ट्रीय सीमा पर कुर्बानी देता है, और उसकी मजबूरी नहीं है। सेना में भर्ती होना वो केवल नौकरी के लिए नहीं जाता, उसका जज्बा है, जुनून है, उसकी रगों में खून बहता है। मेरी बेटी MBBS करने के बाद बाहर चली गई थी और वो भी सेना में कमीशन लेकर के आज मेजर है। वो किसी ने नहीं बोला करो। अकेला राज्य है जिसके 2 अंचलों का नाम रेजिमेंट है, और गढ़वाल और कुमाऊं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि लोगों के जो एक फैशन जो बन गया, प्लीज इस फैशन को खत्म करिए। हाँ, गवर्नमेंटों को काम करना चाहिए। यहाँ का आयुर्वेद है, आयुषोवेद, आयुर्वेद का जन्मदाता है, संजीवनी बूटियां हैं, हम उसको कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं, हम पर्यटन को कैसे कर सकते। कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो दुनिया के पास नहीं है। एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश का सेब जो है उसने कश्मीर के सेब को रिप्लेस कर दिया पूरे देश में, दुनिया में हिमाचली सेब। उत्तराखंड का ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे देश और दुनिया में जानी जाती हो? एक मतलब जैसे हिमाचल के सेब को सब जानते हैं, जबकि उत्तराखंड हिमाचल से कहीं कम नहीं है, न वनों में, न बागानों में, न फलों में, न वनस्पतियों में। आखिर वो ब्रांड कोई क्यों नहीं बन पाया उत्तराखंड में? नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की तो ये टेहरी से टमाटर और मटर जो है दिल्ली में ट्रकों के साथ जाती है। मैं कह रहा हूँ ब्रांड जैसे हिमाचली सेब ब्रांड बन गया। हिमाचल हमसे 30 साल पहले, 40 साल आगे है। हमारा भी ब्रांड बन रहा है क्योंकि अब राज्य बन गया, और जो हिमालयी राज्य ये बना है अब इसके धीरे धीरे करके वो विकसित हो रहा है। प्रतिस्पर्धा में हम कैसे करके आगे आ सकते हैं,
उसका हो रहा है। और मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी जो ब्रांड हो सकती है, लेकिन यहाँ का योग, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का आयुर्वेद, ये इसकी ब्रांडिंग है। यहाँ का जो तीर्थाटन, इसकी ब्रांडिंग है। देश और दुनिया के लोग इधर आ सकते हैं। यहाँ की शिक्षा का हब है। आप देखिए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये हिमालय बेल्ट के जितने राज्य हैं, जो शिक्षा का हब उत्तराखंड है, वो कहीं दूर दूर तक भी रही है। पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। तो जो हमारी संभावनाएं हैं और जिसमें हम तरीके से देश को योगदान दे सकते हैं अपना, उस दिशा में आगे हमको बढ़ना है और बढ़ रहे हैं। जहां तक डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजनीति का ये नहीं होना चाहिए मंच। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। जब आपने कहा ना कि यदि केंद्र में वही सरकार होती है और यहाँ वही सरकार होती है, तो क्या ऐसे में गड़बड़ होता है क्या? फैसले लेने में कई बार दबाव होता है, ऐसा बड़े नहीं, नेताओं का, दबाव राष्ट्रीय अच्छा ही नेताओं का। होगा, लेकिन मैं उस पीड़ा को भी आपको व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं इधर का मुख्यमंत्री था और केंद्र में दूसरी सरकार थी और हम गिड़गिड़ाते रहते थे, हमको कुछ नहीं मिलता था। 50 सालों में मोदी जी ने जितना 50 सालों में नहीं मिला होगा उतना उन्होंने इन 10 साल में दिया है। साहब आंकड़ों के साथ आपका क्या अनुभव है? आप भी डबल इंजन की सरकार में जो है, जब आप मुख्यमंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री। मेरा आपसे अनुरोध है, इस बहस को दूसरी जगह मत ले जाए। देखिए, आप जो कि आपने जबरदस्त बोला, नहीं डॉक्टर साहब, इसलिए मैं उसका उदाहरण लूं कि यदि केंद्र में सम सरकार नहीं रहती तो बहुत मुश्किल होता है काम करना, बहुत मुश्किल होता है। वो मैं, मेरे जैसे व्यक्ति समझ सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, अगर सचिन और सहवाग से मैं बात करूंगा तो क्रिकेट तो नहीं करूंगा क्या? आप दोनों राजनीति के खिलाड़ी हो, तो राजनीति थोड़ी बात तो होगी। राजनीति में थोड़ी बात तो होगी ना, दोनों राजनीति के महारथी हो। विनोद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे लगेगा कि मैं उस समय की सरकार को, केंद्रीय सरकार को कटघरे में रख रहा हूं। सत्यता ये थी कि हमारे हिमालयन डिजास्टर के लिए, जिसको हम केदार, सुनामी, कई नामों से जानते हैं, उसके लिए 8,500 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, वो यूपीए की सरकार थी, एक बजट मंजूर किया, जिसमें से 3,500 करोड़ रुपया राज्य सरकार खर्च कर पाई थी। शेष के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजे गए। कोई प्रोजेक्ट जिसमें चोराबाड़ी में सुरक्षा की व्यवस्थाएं करने से लेकर के केदार के चारों तरफ जो मंदाकिनी का भू कटाव है या दूसरे काम हैं या वहाँ रोपवे बनाने का काम है या वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम है, वो सारे प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार में लटके रहे। मैं हमने क्या प्रयास किया और कहाँ क्या रिस्पांस था उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक मामले में करेक्ट करना चाहूंगा डॉक्टर निशंक को। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय कुंभ हुआ था। आप नरसिम्हा राव जी के पास पहुंचे थे कुंभ के लिए मदद मांगने के लिए, और आपको मनमोहन सिंह जी के पास, सॉरी आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। मनमोहन सिंह जी के पास पहुंचे थे, मैं भी मनमोहन सिंह जी के पास पहुंचा था। मैंने कहा था ऐसा है, आप मदद करें। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर निशंक आए थे और अच्छा हो गया आप भी उसी मांग को लेकर के आए हैं, और मैंने उनसे कह दिया है कि कुंभ के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जितना भी पैसा लगेगा हम वो पैसा केंद्र सरकार देगी, और उन्होंने आपको मनमाफिक तरीके से पैसा दिया था। ये सत्य को आप स्वीकार करेंगे, आप इसके इनकार नहीं करेंगे। मैं दो बातें जो है, एक बात डॉक्टर निशंक की उपस्थिति का मैं फायदा उठा करके, पता नहीं अब उनकी बात कितनी सुनी जा रही है, आपने हमारी सैन्य परंपरा की बात कही। ये जो अग्निवीर योजना है, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो, क्योंकि सैन्य परंपरा वाला क्षेत्र होने के नाते धीरे धीरे अग्निवीर योजना से कुमाऊं, गढ़वाल या गोरखा रेजिमेंट के रूप में जो हमारी पहचाने हैं, वो पहचाने डाइल्यूट हो जाएंगी, वो मिट जाएंगी। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इस समय हमारे पूर्व सैनिक
मेडल लगा करके घूमते हैं। आने वाली हमारी पीढ़ियां भी उसी तरीके से मेडल लगा करके जो है आए और गर्व के साथ कहें, आई एम ए प्राउड गढ़वाली, आई एम ए प्राउड कुमाऊनी, आई एम ए प्राउड गोरखा, इस नाम से अपने को पुकारे। वो खतरे में पड़ रहा है। इसमें मैं समझता हूं कि हिमालयी राज्यों के जहां सेना में भर्ती होने की परंपरा ज्यादा है, वहां के सांसदों को और नेतागणों को केंद्र सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसमें संशोधन करें, ताकि हमारी सैन्य परंपरा ये रेजिमेंटल जो रेजिमेंट्स के आधार पर आधारित है वो यथावत बनी रहे। दूसरी बात, हमने इनसे भी कुछ लिया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई ने 4 जिले मंजूर किए, घोषणा की है। तो मुझे लगा, मैंने कहा क्या करना चाहिए हमको। मैंने कहा नहीं, हमको जिले बनाने चाहिए। और इसलिए जितनी तहसीलें थी उन तहसीलों में हमने 75% की वृद्धि की, और आज तहसील बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जिले बनाने के लिए हमने 4 के बजाय 9 का प्लान रखा। लेकिन वो प्लान तहसील तक तो हम बना गए, हमारी सरकार चली गई। अब वो 9 जिले, जिसमें 4 जिले निशंक साहब की आइडिया भी थे, वो भी लटके पड़े हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी ने, हमारे भाई, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा गैरसैंण को हम समर कैपिटल बनाएंगे। हमारे पार्टी के लोगों ने कहा साहब हमारी तो कैपिटल की मांग है। मैंने कहा भाई कम से कम एक स्टेप तो, एक कदम तो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिन चीजों में सरकारों के साथ सोच में जो ब्रेक आ रहा है। निशंक जी की जो सोच थी वो दूसरे मुख्यमंत्री के साथ नहीं रही, दूसरे मुख्यमंत्री की जो सोच थी वो तीसरे के साथ नहीं रही। मुख्यमंत्री बदलते गए। यह अलग तथ्य है कि सारे भूत इन्हीं के वहां विराजमान हैं, और कांग्रेस में एक में ही मैं भूत हूँ, बाकी वर्तमान होने की आकांक्षी, वर्तमान होने के आकांक्षी। नहीं, आपके यहाँ में तो विजय बहुगुणा बने, फिर आप बने, आपके यहाँ में बदलाव हुआ। वो भूत भी इनके वहां ट्रांसफर हो गए ना। वो भी इनके वहां चले गए। तो ये जो है वो तो इनका उदाहरण है कि इन्होंने उनको ले लिया। कारण क्या है, देखिए, हमको कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों पर हमको फोकस करना चाहिए। उत्तराखंड के फोकस एरिया क्या है? मैं अमर उजाला संवाद का फायदा उठा करके इस सवाल को उठाना चाहूंगा कि उत्तराखंड को, उत्तराखंड के विचारकों को, उत्तराखंड के हितैषियों को यह तय करना चाहिए कि आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के फोकस एरिया क्या है, ताकि उन फोकस एरियाज पर सरकारों में परिवर्तन होता रहे, लेकिन वो फोकस एरियाज की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ता रहे। आज उत्तराखंड न 3 में न 13 में, हम कहीं पर खड़े ही नजर नहीं आते हैं। शिक्षा का, ये शिक्षा मंत्री रहे, भारत सरकार के भी शिक्षा मंत्री रहे। आई एम प्राउड टू बी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर रहे, बल्कि मैं तो पानी वाला रिसोर्स मिनिस्टर रहा, ये तो मानव संसाधन संभालने वाले मिनिस्टर थे। और आज हमारी शिक्षा किस तरफ जा रही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। यदि डॉक्टर निशंक ईमानदारी से कह दें कि शिक्षा हमारी, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, मेडिकल शिक्षा हो, चतुर्दिक हमने इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए हैं, लेकिन शिक्षा ऊपर की तरफ जा रही है, यदि ये इस बात को कह दें तो मैं मान लूं। लेकिन रावत जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, देखिए जी, आप थोड़ी जाति कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब शिक्षा मंत्री रहे, आप जल संसाधन मंत्री रहे। न पहाड़ की जल प्रबंधन की समस्या सुलझी, न शिक्षा की व्यवस्था सुलझी, तो जिम्मेदार आप दोनों हैं। नहीं, हमने देखिए इसमें मैं एक बात, हमने, क्योंकि मुझे जितना अवसर मिला, और वैसे ये सौभाग्य इनको भी मिला, जो भी आज भी जो वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी है, वो वाटर पॉलिसी जिस समय मैं जल संसाधन मंत्री था उसी समय बनी, और उसमें हिमालयी राज्यों को हमने प्राथमिकता दे करके जल संचयन की फोकस एरिया के रूप में चिन्हित किया है, जो नेशनल वाटर पॉलिसी है। आपके समय में नई शिक्षा नीति बनी। एक तथ्य ये भी है जी कि जो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो था, वो उसमें जब आप मुख्यमंत्री थे तो गडकरी जी ने भी काफी मदद किया। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से। मैं तो ये नहीं कह सकते केंद्र सरकार को मदद नहीं मिली। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। जब मैं 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग का प्रोजेक्ट लेकर के उनके पास गया, क्योंकि मुझे जानकारी तो उन्होंने उसको तत्काल कहा डीपीआर बना करके लाइए। हम उनके पास 3 महीने में डीपीआर बना करके ले गए, और उन्होंने कहा ये मंजूर। कुछ दिनों के बाद मुझको ख्याल आया कि हमने इसमें कुमाऊं के अंचल को छोड़ दिया है, तो मैंने उसमें उनसे कहा कि साहब इसमें आप टनकपुर से पिथौरागढ़ को भी सम्मिलित कर दीजिए। उन्होंने कहा उसको भी ऐड करके लाइए, उसका डीपीआर भी मंजूर करके लाइए। वो
चार धाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम से प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। हमारी विदाई के बाद वो जो है ऑल वेदर रोड में परिणित हो गया। अब आज हालत यह है कि ऑल वेदर रोड जो है वो ऑल प्रॉब्लम रोड में बदल गई है। रोड टूट रही है, यात्रा बाधित हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। लेकिन मैं उसके लिए उनको दोष नहीं दूंगा। जो कंसेप्चुअल चेंज आया उसमें सब लोग सम्मिलित हैं, पूरा उत्तराखंड भी सम्मिलित है। चार धाम यात्रा सुधार मार्ग जो मिनिमम कटिंग मैक्सिमम फिलिंग के कंसेप्ट पर था, उसको काटो, लुढ़काओ और माल बनाओ, चलते बनो के आधार पर हुआ। उसे सारा चार धाम यात्रा का जो यात्रा मार्ग है वो हिल करके रह गया। वो हिल करके समय खत्म वो लगभग हो रहा है। एक सवाल करके मैं कंक्लूड करूंगा, दोनों लोगों से वो संक्षेप में जवाब चाहूंगा। उत्तराखंड से इस देश को गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, ब्रह्मदत्त जी, केसी पंत, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता मिले। आप लोग भी राष्ट्रीय स्तर पर रहे, लेकिन अब उतने बड़े नेता उत्तराखंड से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या छोटे राज्यों से बड़े नेता नहीं निकलते? पहली बात मैं थोड़ा सा आदरणीय हरीश रावत जी ने 2-3 जो मुद्दे उठाए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। जिस तरीके से धारणा बनाई जा रही है कि अब गढ़वाल रेजिडेंस, गढ़वाल में या कुमाऊं रेजिमेंट में भर्तियां नहीं होंगी, कम से कम एक कुप्रचार बंद हो जाना चाहिए। ये जो है, ये जो योजना है वो सेना में भर्ती बंद होने की योजना नहीं है। उस पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको भी लोग समझेंगे तो उसकी भी लाभ राज्यों को मिलेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात सही है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और हरिद्वार में कुंभ था, और वो हरिद्वार का 2010 का कुंभ पूरे विश्व में विख्यात हुआ है जी, उसने पूरी दुनिया का अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसरो और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की जो विश्लेषण और जो उन्होंने अपना वो रिपोर्ट दिया था, एक ही दिन में 66 लाख लोग एक ही समय में, 1,66,00,000 लोग थे एक ही समय में इस राज्य की आबादी से भी 1.5 गुना सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जब मैं प्रधानमंत्री जी के पास गए, मनमोहन सिंह जी के पास गया, तो निश्चित रूप में उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो कुंभ है वो हो, और वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित रूप में मैं उनको सम्मान के साथ याद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। अब हमारे भाई साहब लोग, एक प्रतिनिधि मंडल उसके बाद गया, वो भी मेरे को मालूम है, चर्चा भी हुई, उसको मैं अलग से आपके साथ बात करूंगा कि आपकी क्या क्या बात हुई। डॉक्टर साहब जो है, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो राज्य है जिसकी बार बार बात हो रही है, ये निश्चित रूप में मैं कह रहा हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश में भी रहा हूं, तो तब से और अध्ययन मेरी कोशिश रही है कि अध्ययन करने की, लेकिन क्या सच नहीं है कि देश की आजादी के बाद किनकी सरकारें रही हैं और उन्होंने इस राज्य का कितना विकास किया? यदि नेशनल हाईवे देखें, अवस्थापना देखें, एयरपोर्ट देखें, रेलवे देखें, मार्ग देखें, तो 60 साल में जितना नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, स्वीकार करना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो मैंने पहले भी कहा कि हाँ, इस राज्य के कुछ मानक बनने चाहिए, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए, सरकार कोई भी आए उस रास्ते पर जाए। और दूसरे में जो आपने कहा कि इस राज्य ने बहुत सारे लोगों को दिया, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये राज्य अच्छे लोगों को नहीं दे रहा हूं? मैं तो आपके बगल में बैठा हूं, भारत का शिक्षा मंत्री रहा हूं, और शिक्षा व्यवस्था में मैं कहना चाहता हूं रावत साहब, कि देश को एमएपी देने का काम ये इसी राज्य ने किया है। चलिए, देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद एनईपी 2020, और शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। यदि आज आंकड़े देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, और मुझे इस बात का गौरव है कि मुझे भारत का शिक्षा मंत्री होने का सौभाग्य मिला। अब समय चूंकि कार्यक्रम का सत्र समाप्त हो गया है, इस पॉजिटिव नोट ये है
कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, दोनों दिग्गज नेताओं ने कम से कम जब केंद्र में उनकी दल की सरकार नहीं थी लेकिन उनको सहयोग मिला, उसको याद किया और उसको सराहा। यही भावना होनी चाहिए हमारे राज्य सरकारों में, राजनीतिक दलों में। एनडी तिवारी को याद किया निशंक जी ने, गडकरी जी को साधुवाद दिया, मनमोहन सिंह को दिया, अटल जी को दिया। मैं एक लाइन मैंने आज कहीं देखी जिसमें यह कहा है, ना यही ना सही मैं तेरे ख्वाब का हम सफर, ना सही मैं तेरे ख्वाब का हम सफर, काम मुझसे चला ले तो कुछ बात हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारों में परिवर्तन आए, लेकिन जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो फोकस एरिया है राज्य के, वो नहीं बदलना चाहिए। वो नहीं बदलने चाहिए। और ये आज मेरे और निशंक दोनों जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी वर्तमान मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए, सम्मिलित बात पहुंचनी बिल्कुल। चाहिए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।